हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 194। इससे पहले इस कहानी के 193 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रोहान ने अजय की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारा और ज्योति का पहले से ही कुछ था, इसीलिए मैं शादी करवाने के लिए ज्योति को राजस्थान से लेकर आ गया था। बदले में मैंने उसे 15 लाख रुपए भी ऑफर किया था। उसने 15 लाख रुपए मुझसे लिए और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो क्या हुआ था। तुम दोनों की शादी हो गई और फिर तुम ज्योति को लेकर अपने घर चले गए थे। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। अजय रोहान की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। इस बात को तो वो झुटला भी नहीं सकता था कि ज्योति पिछले 1 महीने से अजय को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। बहुत बार उससे बात करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अजय के पास बहुत सारा पैसा है और अगर अजय को उस पर थोड़ा सा भी तरस आ गया तो वो हेल्प भी कर देगा उसकी। लेकिन अजय ने तो ज्योति से ठीक से बात तक नहीं करी थी। और फिर अजय ने शक करते हुए फिर से पूछा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना रोहान। तो रोहान बोलता है कि यार अंजलि से मिलकर आया हूँ मैं, बहुत ही प्यारी बेटी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, स्ट्रक्चर पर थी वो, मेरी तो आंखें भी भर आई थी। मुझे तो यकीन भी नहीं आता यार कि ज्योति अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसके पास खुद का फ्लैट भी नहीं है, ना ही उसके पास पैसे हैं। मतलब फ्लैट था, उसने उसे बेच दिया और फिर अपनी बेटी की बीमारी में सारा पैसा लगा दिया। उसके पास जितनी भी सेविंग्स थी उसने सारी अपनी बेटी के इलाज में ही लगा दी हैं। अब तो शायद उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होंगे। अब उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे तो फिर वो तुमसे कांटेक्ट कर रही थी, शायद ये सोचकर कि तुम शायद उसके पुराने दोस्त हो तो उसकी मदद ज़रूर कर दोगे। लेकिन तुमने भी अपना हाथ पीछे झटक दिया और फिर इसीलिए वो पैसों के लिए मेरे साथ यहाँ राजस्थान भी आ गई थी और फिर तुम्हारे साथ मंडप में आकर बैठ गई थी। अजय भी मन ही मन बोलता है कि यानी विक्रांत और ज्योति की बेटी है अंजलि। और फिर जैसे ही उसने ये मन में बोला उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। ज्योति ने तो अपने पति का नाम सिद्धार्थ बताया था ना, मतलब उसने विक्रांत के साथ शादी नहीं करी। और फिर अगर विक्रांत से शादी नहीं करी तो विक्रांत ने उतना बड़ा झूठ क्यों बोला था मुझसे? क्या सच में किसी ने जानबूझकर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है? अजय अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी रोहान बोलता है कि मैंने पे कर दिया है। अजय ने भी हैरानी से रोहान की तरफ देखा और बोलता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो रोहान ने कहा कि तुम्हारे पीटने के चक्कर में हमारे घर में कई दिनों तक कलेश रहा है यार, कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा है हमसे। आज भी बड़े पापा ने कहा है कि अगर मैंने तुमसे दोस्ती नहीं करी तो फिर हम सबको कभी भी वो माफ़ नहीं करेंगे, हम सबसे कभी बात भी नहीं करेंगे। इतना कहकर रोहान ने अजय की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि फ्रेंड्स। अजय ने थोड़ा सा गुस्से में एक बार रोहान की तरफ घूर कर देखा और फिर एक बार रोहान के हाथ को देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से में उठकर वहां से जाने लगता है। और तभी रोहान फिर से बोलता है कि देख अजय, मैं तुझे कल रात भी सॉरी बोल चुका हूँ, मैंने तुझे फ़ोन करके सॉरी बोला था खुद से। अभी भी सुबह 4 बजे उठकर यहाँ पर तेरी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ। तो अजय ने भी पलट कर अब रोहान की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और कहा कि कहीं ये गुंडे तुमने ही तो नहीं भेजे थे? तो रोहान तो काफी ज्यादा हैरानी से उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें पिटवाने के लिए मुझे गुंडे भेजने की जरूरत नहीं है और फिर ये बात तुम तो अच्छे से ही जानते हो, मैं खुद ही 2 थप्पड़ में तुम्हारे मुंह को सुझा सकता हूँ। ये कहते ही रोहान ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और फिर मन ही मन बड़बड़ाता है यार ये क्या बोल गया तू? अगले ही पल अजय की तरफ देखकर उम्मीद भरी नजरों से बोलता है कि देखो आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि ज्योति ट्रेन से ही दिल्ली जा रही है और फिर तुम्हें पिटवाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैं नहीं जानता हूँ कि इन आदमियों को किसने भेजा था। देखो बड़े पापा कहते हैं कि दुश्मनी को वहीं पर खत्म कर दो जहाँ से वो पनप रही है, आगे दुश्मनी को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ, तुम्हें गुंडों से भी बचा चुका हूँ, अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो अब थोड़ी सी हेल्प तो तुम्हें भी करनी चाहिए मेरी। आखिर तुम भी तो मेरी बहन से शादी करके उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते थे, हमेशा के लिए उसे टॉर्चर करके उसकी जिंदगी नरक करना चाहते थे। कहीं ना कहीं गलत तो तुम भी हो ना अपनी जगह पे। अजय को सब कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ शीतल ने उसे समझाया था और फिर कुछ रोहान की बातें भी अब उसके भेजे में घुसने लगी थी। और फिर अजय ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप वहां से जाने लगा। तो रोहान भी अब फिर से उसके पीछे पीछे चला जाता है और दोनों ही अब रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए थे। अजय तो अब अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है। तो कुछ सोचकर रोहान ने फिर से अजय के पास जाकर बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से कहा कि देखो अजय, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा और ज्योति का क्या
रिश्ता है, तुम दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे मन में जरा सा भी ज्योति के लिए प्यार है, थोड़ा सा भी इज्जत है, तो इस वक्त ज्योति को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने हॉस्पिटल में पता किया था, ज्योति के फैमिली मेंबर ज्योति से नहीं मिलते हैं, ना ही उनसे बात करते हैं। वो बस अकेली ही अपनी बेटी को संभाल रही है, उसके पास कोई भी नहीं है। उसे चाहिए जो उसे संभाल ले, उसका कोई सहारा बने। बाकी तुम तो खुद ही समझदार हो। तो रोहान भी अब अपनी बातें बोलकर सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और फिर एक गहरी सांस छोड़कर बोलता है कि चलो, अजय का किस्सा तो आज खत्म हो गया, पर अच्छा है कि निशि से शादी नहीं हुई इसकी, वरना मुझे तो सारी जिंदगी इसका एटीट्यूड ऐसे ही संभालना पड़ता, सारी जिंदगी इसके सामने ही झुकना पड़ता मुझे। रोहान ने भी अब गाड़ी का गियर को टच किया और फिर रोहान का फोन एकदम से वाइब्रेट होने लगता है। उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें अभी अजय का नंबर शो हो रहा था। रोहान ने भी अपना फोन लिया और फिर सीधा गाड़ी से उतरकर अजय की गाड़ी की ओर देखता है और सीधा वहीं की तरफ जाने लगता है, जो कि अभी भी अपनी गाड़ी के बाहर ही चुपचाप से खड़ा हुआ था। रोहान ने भी फोन रिसीव करके कहा कि कहो क्या बात है। तो अजय ने भी कहा कि मुझे तुम्हारी थोड़ी और हेल्प चाहिए, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प और कर दो। तो रोहान के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। इधर दूसरी तरफ अरमान, जो कि अभी भी आराम से सो रहा था, सूरज सिर पर आ गया था, लेकिन अरमान की आंखें अभी तक नहीं खुली थी। अरमान ने तभी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। अरमान ने भी अब हल्की सी अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने अंशिका खड़ी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और बहुत ही गुस्से से उसे घूर रही थी। अंशिका को ऐसे देखकर अरमान की आंखें अब जल्दी से खुल जाती हैं और वो झट से बेड से उठकर अंशिका को देखने लगता है। एकदम से डर जाता है। अंशिका हाथ बांधकर गुस्से में अरमान को घूर घूर कर देखकर बोलती है कि थोड़ा और सो जाओ ना, अभी कहाँ टाइम हुआ है उठने का। राजकुमार, तो अभी भी सिर्फ 12 ही बजे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अरमान ने मुस्कुरा कर कहा कि थैंक यू झांसी की रानी। इतना कहकर वो जैसे ही अब लेटने को हुआ बेड पर, अंशिका गुस्से में अब चिल्लाते हुए बोलती है कि शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। अरमान लेटता लेटता फिर से उठकर बैठ गया और फिर अंशिका की तरफ देखकर बोलता है कि अब क्या हुआ है, तुमने ही तो कहा है ना सोने के लिए, तो क्या अब मैं सो भी नहीं सकता हूँ, तुम्हारे कहने से ही तो लेट रहा हूँ। अंशिका एक कदम अरमान की तरफ बढ़ती है और फिर अरमान जो कि 2 कदम पीछे हट जाता है। अंशिका एक और कदम गुस्से से अरमान की तरफ बढ़ी और फिर अरमान 2 कदम फिर से पीछे हट गया। अंशिका ने इस बार अरमान के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि शर्म नहीं आती है, मेरे भाई तो थे ही नालायक, मगर तुम तो उनसे भी ज्यादा नालायक हो गए, तुम भी उन्हीं के जैसे हो, बिल्कुल कुछ तो शर्म करो तुम, तुम्हारी ससुराल है वो, समझे तुम। और वहाँ पर बैठकर गार्डन में तुम आराम से दारू पी रहे थे उन बंदरों की टुकड़ी के साथ मिलकर। अरमान भी चूहे की आवाज निकाल कर बोलता है कि अरे ससुराल तो बाद में है, पहले तो वो मेरे भाई का घर है ना, फिर रोहान का घर, और फिर मेरे भाई के साथ ड्रिंक करने में कैसी शर्म, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है अपने भाई के साथ। तो अंशिका ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मान लेती हूँ तुम्हारे भाई का घर है, लेकिन ये तो सोचो कि कल को निशि की शादी भी तो निर्भय से ही करनी है, क्यों अपनी ही इमेज को ऐसे खराब कर रहे हो सबके सामने, तुम्हारी वजह से मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी। अरमान कुछ बोलता उससे पहले ही अंशिका ने अरमान की बाजू को पकड़ा और फिर गुस्से से वॉशरूम में ढकेलते हुए कहा कि पहले तो नहाकर वापस आओ और फिर चुपचाप से ऑफिस चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। थोड़ी तो शर्म करो, पापा सुबह 9 बजे ही ऑफिस चले गए हैं और फिर एक तुम हो जो अभी तक 12 बज गए हैं, अभी तक सो रहे हो आराम से। रोहान भाई ने तुम्हें बस दारू पीना सिखाया है या फिर टाइम का पंक्चुअल होना भी सिखाया है, कुछ भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। इतना कहकर अंशिका अब वॉशरूम का गेट जल्दी से बंद कर देती है और फिर अरमान के कपड़े निकाल कर सीधा बेड पर रख देती है और फिर फैला हुआ सारा सामान इधर उधर समेटने लगती है। अंशिका भी बहुत ही ज्यादा बड़बड़ा रही थी। 20 मिनट के बाद अरमान भी अब बालों को पोंछता हुआ सीधा वॉशरूम से बाहर आता है और फिर अंशिका को देखकर बहुत ही रोमांटिक आवाज में बोलता है कि ए झांसी की रानी, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो यार, ऐसा लगे ही नहीं रहा है कि तुम वही झांसी की रानी हो। तो अंशिका ने भी अरमान को घूर कर देखा और कहा कि क्योंकि मैं अब इस घर की बहू हो गई हूँ, समझे तुम, और फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर नहीं। अरमान ने भी अगले ही पल अंशिका की बाजू को पकड़कर अपने करीब किया और फिर उसकी कमर पर हाथ डालकर अपना माथा उसके माथे से लगाकर बहुत ही रोमांटिक आवाज में कहा कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस बहू की ही निभाओगी या फिर बीवी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगी, मुझे तो जैसे तुमने इग्नोर ही कर दिया है यार पूरी तरह से। तो अंशिका की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और फिर उसने अरमान को थोड़ा सा खुद से दूर करने की कोशिश करी। तो अरमान ने भी अपनी पकड़ और ज्यादा कसते हुए कहा कि थोड़ी सेवा अपनी पति की भी तो कर
कर दो, बस हमेशा अपने माँ पापा की ही करती रहोगी क्या? अंशिका कुछ नहीं बोलती है और फिर अगले ही पल अरमान ने अंशिका के गाल पर अपने होठों से थोड़ा सा हरकत करना शुरू कर दिया। अंशिका भी अब थोड़ा सा अरमान के प्यार को महसूस करने लगती है और कसमसाने लगती है। दोनों ही फिर से एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं, एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं। अंशिका इतनी ज्यादा गुस्से में अरमान के पास आई थी, इतना ज्यादा बड़बड़ा रही थी, लेकिन अरमान का साथ अब वो भी दे रही थी। करीब 1 घंटे के बाद अंशिका वॉशरूम से नहाकर बाहर आती है और फिर अरमान को देखकर बोलती है कि अब क्या बेड पर ही लेटे रहोगे क्या? चलो चलो उठकर जल्दी से नहा लो और फिर ऑफिस चले जाओ, लेट हो रहा है, पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तो अरमान ने अभी एक अंगड़ाई तोड़कर बोलता है कि यार अब मैं ऑफिस नहीं जाने वाला, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ज्यादा आलस्य आ रहा है मेरे शरीर में। इतना कहकर वो भी अब वॉशरूम में चला गया और फिर अंशिका जो कि बालकनी में चुपचाप से चली जाती है। उसने देखा कि प्रताप हाउस के गार्डन में पूरी फैमिली इकट्ठी है। अंशिका को अब थोड़ी सी हैरानी भी हो रही थी। इतने में ही अरमान ने भी उसे पीछे से अपने गले लगाकर प्यार से कहा कि सारा दिन अपने घर को ऐसे ही निहारती रहोगी क्या? और फिर वो तुम्हारा घर नहीं है, अब ये तुम्हारा घर है, वो घर तुम्हारा पहले था, अब नहीं है। अंशिका ने भी पलटकर अरमान की तरफ देखा और फिर बोलती है कि देखो देखो ना यार, घर में कुछ तो हो रहा है, सब इतना ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो अरमान ने भी अब दूर से ही प्रताप हाउस के गार्डन को देखा तो सब बहुत ज्यादा वहां पर इकट्ठा होकर लाइन लगा रहे थे। देखकर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अरमान बोलता है कि रोहान कहाँ पर है? तो अंशिका ने कहा कि मुझे क्या पता, तुम्हारा भाई है ना, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरमान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर मियाँ बीवी फिर से प्रताप हाउस के गार्डन की तरफ देखने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ प्रताप हाउस में वानर सेना और उनकी सभी बीवियां खड़ी हुई थी। सिया के हाथ में उसका बैग था और वो वहां से जाना चाहती थी। उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू भी थी, लेकिन उसे कोई भी वहां से जाने नहीं देना चाहता था। सब सिया को रोक रहे थे और कोई जाने भी कैसे देता, क्योंकि आखिरकार सिया तो अब इस घर की बहू बन गई थी। कुछ भी हो, संकल्प उससे बहुत प्यार करता था। वैसे भी सिया का कोई भी नहीं था इस जमाने में, फैमिली के नाम पर प्रताप हाउस ही तो उसकी फैमिली थी। नील बहुत ही प्यार से बोलता है कि सिया प्लीज जिद मत करो, हम बैठकर भी तो बातें कर सकते हैं, प्लीज ऐसे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा, कहाँ पर जाओगी? तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो इस घर से, मेरी बात तो सुनो, प्लीज अंदर चलो। रुद्र ने भी सिया के बैग को खींचते हुए कहा कि बेटा प्लीज इतनी जिद नहीं करते हैं, चलो अंदर चलते हैं। नील बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम बैठकर भी तो बातें कर सकते हैं। सिया ने भी अपना बैग रुद्र से झटकते हुए कहा कि अंकल बस बस बहुत हो गया है, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ना ही आपकी फैमिली में, इसीलिए आप लोगों ने मेरा फायदा उठा लिया है। मैं इतना खुश थी यहाँ पर ये सोच कर कि मुझे एक परिवार मिल गया है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर मेरी फीलिंग्स का मजाक बन जाएगा, सब मेरा मजाक बनाएंगे। रुद्र और नील दोनों ही समझ रहे थे कि सिया पर अभी क्या बीत रही। एक लड़की के लिए ये सब कुछ झेलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सिया ने भी अब अपनी शादी के कितने ज्यादा सपने देखे थे, कितना ज्यादा वो खुश थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि अजय उससे प्यार ही नहीं करता। उसके साथ खेल तो अजय खेल रहा है, लेकिन अजय प्यार नहीं करता था तो फिर उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। अजय को तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी और अगर सिया की शादी हो गई तो ओवरऑल फैमिली को भी एक अच्छी बहू मिल जाएगी और फिर उसे भी एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी। पूरी फैमिली मिलकर सिया को समझा रही थी, लेकिन सिया वो तो अपनी आंखों में पानी लिए सबको देखे जा रही थी। आज तो सिया का दिल और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर गए थे। वो तो बस वहां से जाना चाहती थी, एक और सेकंड वो संकल्प को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी अपने करीब। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प तो अभी निर्भय के साथ आराम से सो रहा था और तभी नियति कमरे में आती है और फिर उसने सबसे पहले संकल्प और निर्भय को देखा जो अजीब से पोज बनाकर आराम से सो रहे थे। नियति अपने मन में ही बोलती है कि हे भगवान, इन दोनों को तो ठीक से सोना भी नहीं आता है। फिर वो संकल्प की बाजू को पकड़कर उठाते हुए बोलती है कि संकल्प संकल्प उठो, सिया जा रही है घर छोड़कर। और कल रात सारे भाइयों ने भी बहुत ज्यादा पी रखी थी और फिर इतना सारा ड्रामा किया है ना कि जिस वजह से उनकी आंखें भी एकदम से खुल नहीं रही थी। वो दोनों अभी भी सो रहे थे, बस वो रोहान ही था जिसे नींद नहीं आई थी और वो प्रताप हाउस से चला गया था। बाकी सब तो दोपहर तक आराम से सोते रहे। नियति कितनी देर से संकल्प को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संकल्प वो तो हाँ हूँ भी नहीं कर रहा था, चुपचाप से एकदम बेहोशी की तरह सो रहा था। तभी निव्यांश कमरे में आता है और फिर उसने नियति की बाजू पकड़कर थोड़ा सा संकल्प से दूर किया और फिर हल्के से गुस्से में बोलता है कि तुमसे तो ये रात तक नहीं उठेगा, ऐसे ही उठाती रहोगी तुम। इतना कहकर उसने सीधा एक लात संकल्प की कमर पर जोर से मारी और फिर एक लात खाते ही संकल्प भी हड़बड़ा कर जल्दी से उठकर बैठ जाता है। निव्यांश ने भी दांत पीसते हुए कहा कि वो जो कल तूने रायता फैलाया था ना गार्डन में,
है न वो रायता अब तुझे छोड़कर जा रहा है। तो संकल्प हैरानी से निव्यांश को देख रहा था। निव्यांश बोलता है कि कुत्ते उठ जा, तेरी बीवी घर छोड़कर जा रही है और तुझे भी, समझा तू। यह सुनते ही संकल्प अब जल्दी से बेड से उठा और फिर 100 की स्पीड में भागता हुआ गार्डन की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही निव्यांश बोलता है कि ये लातों के भूत है, बातों से बिल्कुल नहीं मानते हैं, समझ गई ना तुम। अब ऐसे ही जगाना इसे। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा देवर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम उसे 2 बार हाथ लगाओगी तो वो एकदम से आराम से उठ जाएगा। थोड़ा स्ट्रिक्टली ट्रीट किया करो इन लोगों को। संकल्प भी भागता हुआ सीधा गार्डन में आ जाता है। गार्डन में सबको देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। उसने सिया की तरफ देखा जो कि बैग पकड़े हुए खड़ी हुई थी। संकल्प सीधा सिया के सामने गया और फिर बोलता है कि सुजुका, कल तुम्हें समझाया था ना कि तुम फिर से अब उल्टी सीधी हरकतें पर उतर गई हो यार। क्यों उल्टी सीधी हरकतें करने लगी तुम फिर से? पूरी फैमिली कह रही है ना कि मत जाओ घर छोड़कर, तो फिर क्यों जा रही हो? हम सबको छोड़कर क्यों जा रही हो तुम? सिया ने संकल्प का हाथ अपनी बाजू से झटकते हुए गुस्से से कहा कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूंगी, समझे तुम। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है और फिर मैं ये शादी को भी नहीं मानती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ से जाना है तो बस जाना है। संकल्प ने इस बार फिर से सिया की बाजू पकड़ी और फिर अपनी तरफ प्यार से घुमाते हुए उसे गुस्से से घूरा और कहा कि यार कहाँ जाओगी तुम? अपने मामा मामी के घर पर जाओगी जो तुम्हें दुनिया भर का टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं। सिया की आंखों में फिर से पानी आ जाता है और फिर उसने पिछले कई सालों से न जाने कितना ज्यादा टॉर्चर सहा था, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन प्रताप हाउस आकर कौन सा उसे खुशियां मिल गई थी? उसके लिए तो जहां उसका मामा मामी का घर था वैसे ही प्रताप हाउस था। सिया भी गुस्से में बोलती है कि तो फिर यहाँ पर भी मुझे मेंटली टॉर्चर करते हो तुम सब, बल्कि यहाँ तो मुझे इमोशनल टॉर्चर भी किया जाता है। मैं नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, अनाथ आश्रम में चली जाऊंगी, चाहे जहाँ चली जाऊंगी, जहन्नुम में चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहूंगी अब। इतना कहकर वो फिर से वहां से जाने लगी और फिर इस बार तो न वानरसेना ने कुछ कहा और ना ही उनकी बीवियों ने कुछ कहा। अब वो सिया और संकल्प के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे ये दोनों खुद ही अपना मैटर सॉल्व कर ले। सब जानते थे कि संकल्प अपने पर अगर आ गया तो फिर सिया को कहीं भी नहीं जाने देगा। सिया ने भी जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और फिर तभी संकल्प ने फिर से सिया की बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर से थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना तो फिर जाओ जाओ जहाँ जाना चाहती हो, लेकिन डाइवोर्स देकर जाओ। ऐसे नहीं जा सकती हो तुम मुझे छोड़कर। तुम चली जाओगी तो फिर मैं किसी से शादी भी नहीं कर पाऊंगा। सिया ने भी अब गुस्से में संकल्प की तरफ देखा और कहा कि मेरी बला से तुम किसी से भी शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम। संकल्प बोलता है कि वाह जी वाह, आज तुम्हारा दिमाग खराब है। कल को तुम्हारा दिमाग सेंटर में आ गया और फिर तुम वापस इसी घर में आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या होगा? तुम तो मुझे किसी से शादी भी नहीं करने दोगी। सिया हैरानी से संकल्प को देख रही थी और फिर संकल्प बोलता है कि देखो मैं कोई देवदास तो हूँ नहीं जो तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे लिए रोऊंगा बैठकर। मैं तुम्हारा इंतजार करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। तुम चली जाओगी तो 1-1.5 हफ्ते मुझे बुरा लगेगा, उसके बाद मैं ना दूसरी शादी कर लूंगा या दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा और फिर उसे घर पर लेकर आऊंगा, उससे शादी भी कर रहा हूँ और फिर तभी बीच में तुम आकर टपक जाओगी, तब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कोई सबूत होना चाहिए ना। फिर मैं तो ये बात भी नहीं कह सकता हूँ कि तुमसे मेरी शादी नहीं हुई थी। तो फिर तुम अगर जा ही रही हो तो प्लीज परमानेंट रिश्ता तोड़कर जाओ मुझसे, मैं ऐसे तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। सिया ने कहा कि ठीक है, मैं एक पेपर पर साइन कर देती हूँ, तुम्हारा जो भी मन करे इस पेपर पर लिखवा लेना, ओके। ये सुनते ही वानरसेना को तो एकदम से हल्की सी हंसी आने लगी थी, क्योंकि वो संकल्प की चालाकियों को अच्छे से समझ रहे थे। आखिर उनका ही तो बेटा था, अच्छे से रूह जानते थे उसके अंदर भी थोड़ा सा अंश सबका था। और फिर संकल्प बोलता है कि मैं कोई पेपर पर साइन नहीं लूंगा, समझे तुम। तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना होगा। मैं आज ही अपने और तुम्हारे डाइवोर्स पेपर बनवा देता हूँ, साइन करो आज और जहाँ जाना है वहाँ पर चली जाओ, मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इतना कहकर उसने सिया का बैग लिया और फिर बैग को दिशा की ओर बढ़ाते हुए बोलता है कि माँ इस बैग को अंदर रखो, मैं वृंदा ताई के पास जा रहा हूँ और फिर आज ही डाइवोर्स हो जाएगा हमारा। बहुत हो गया है इसका ड्रामा, बहुत झेल लिया मैंने इसका ड्रामा, इसकी ना नुकुर तो खत्म ही नहीं हो रही है। मैं इसे समझाते समझाते बहुत ज्यादा थक गया हूँ और ये रोते रोते नहीं थकी है। कल को कुछ उल्टा सीधा कर लेगी तो फिर मैं तो जेल पहुंच जाऊंगा ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। कल को जल वल कर मर जाए तो फिर सारी आफत तो मेरे सिर पर आ जाएगी। सिया तो पहले से ही अंदर मर रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर संकल्प के ऐसे शब्द
उसे और भी ज्यादा जला रहे थे। संकल्प ने अगले ही पल नील की तरफ देखा और कहा कि बड़े पापा, गाड़ी की चाबी देना जरा मुझे। तो नील ने भी अब जेब में से चाबी निकालकर संकल्प की ओर उछाल दी और फिर संकल्प ने भी चाबी कैच की और फिर सिया को बाहर की तरफ खींचता हुआ ले जाता हुआ बोलता है कि मम्मी पापा, डाइवोर्स देकर अभी आता हूँ इसे, आप लोग बस नाश्ते की तैयारी करो, अभी आकर नाश्ता करूंगा। सब तो अब संकल्प और सिया को जाता हुआ देख रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी बहुत बड़ी सी थी। सबको बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि संकल्प कोई काम सीधे तरीके से बिल्कुल भी करता ही नहीं है। संकल्प ने भी गुस्से में सिया को गाड़ी में बैठाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा कि पता नहीं खुद को क्या समझती है, कहीं की परी है, कहीं की परी। यार इतने तो हुस्न की परी भी नहीं है जितने की नखरे दिखा रही है ये। इसके जैसी लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमती हैं और फिर मैं इस लड़की के आगे पीछे घूम रहा हूँ। हे भगवान, तुझे भी यही लड़की मिली थी मुझे पसंद करवाने के लिए। आज आजाद कर दूंगा, जहाँ जाना है चली जाना तुम। इतना कहकर संकल्प ने भी धड़ाम से गाड़ी का गेट बंद किया और फिर सिया कुछ सेकंड के लिए डर गई थी। उसे तो बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। संकल्प वापस से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और फिर उसने गाड़ी का गियर चेंज किया। थोड़ी ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी थी और फिर संकल्प गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सिया जो चुपचाप से बैठी हुई थी उसे तो अब कहीं न कहीं डर भी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद संकल्प ने गाड़ी शेखावत हाउस के बाहर आकर रोकी और फिर गुस्से में गाड़ी से बाहर उतरता है और घूमकर सिया की तरफ आता है और सिया को भी गाड़ी से बाहर उतार देता है। संकल्प ने भी अब सिया की बाजू पकड़ी और फिर उसे लगभग खींचता हुआ घर के अंदर लेकर आ जाता है। शेखावत हाउस के अंदर वो उसे लेकर आ गया और फिर चिल्लाता हुआ बोलता है कि वृंदा ताई, कहाँ पर हो आप? जल्दी से नीचे आओ, बाहर आओ जल्दी से, मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, आपसे मुझे बात करनी है। थोड़ी देर में ही वृंदा भी बाहर आ जाती है। वृंदा ने अभी सिया और संकल्प को वहां पर देखा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वृंदा बोलती है कि क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ पर इस वक्त, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग ठीक तो हो ना? इतने में ही दिया भी बाहर आती है और फिर संकल्प को देखकर बोलती है कि अरे भैया, वो नहीं आए क्या अभी तक? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही, उन्हें भी साथ में ले आते। तो संकल्प बोलता है कि आपके वो अभी सो रहे हैं, अभी तक उठे नहीं है, इसीलिए नहीं लाया साथ में। अगर मिलना है तो फिर जब मैं प्रताप हाउस जाऊंगा ना तो मेरे साथ चलना, आपको वहीं पर मिलवा दूंगा। तो दिया भी कुछ नहीं बोलती है, शर्मा जाती है और फिर चुपचाप से खड़ी रहती है। तभी वृंदा ने फिर से कहा कि कुछ पूछ रही हूँ ना संकल्प, क्या हुआ है तुम दोनों यहाँ पर इतनी सुबह सुबह? संकल्प बोलता है कि इसे डाइवोर्स चाहिए मुझसे और फिर अब मुझे भी डाइवोर्स चाहिए ताई इससे, मैं इसे और नहीं झेल सकता हूँ। मैं संकल्प प्रताप सिंह हूँ, इसके नखरे उठाऊंगा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं उठा पाऊंगा। शकल देखी है इसने अपने आप को, पता नहीं क्या समझती है। मेरा डाइवोर्स करवा दीजिए इसके साथ बस। वृंदा भी समझ गई थी कि आखिर उसने भी तो अब शुभ के लिए केस लड़ा था और फिर वृंदा इस वक्त संकल्प में शुभ को ही देखे जा रही थी। वृंदा ने भी कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, चलो चलो वहां पर चल के तुम दोनों बैठो, फिर मैं काउंसलिंग कराती हूँ तुम लोगों के डाइवोर्स की। तो संकल्प बोलता है कि काउंसलिंग नहीं, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स। तो वृंदा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ चलो तो सही, पहले बैठो तो सही, फिर आकर बात करती हूँ। इतना कहकर उसने हल्का सा संकल्प के कंधे पर एक हाथ मारा और फिर संकल्प और सिया दोनों ही अगले पल वृंदा के सामने बैठे हुए थे और वृंदा जो कुछ पेपर्स को देख रही थी। वृंदा बोलती है कि देखो, पेपर्स बनवाने में 1 हफ्ता तो चाहिए ही होगा, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुम दोनों का डाइवोर्स कब तक होगा भी या फिर नहीं। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द तुम दोनों का डाइवोर्स करवा दूं और फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों खुश नहीं हो साथ में, तो डाइवोर्स हो जाना ही चाहिए, लेकिन कितनी भी जल्दी कर लो, 6 महीने से पहले तो डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, 6 महीने तो लग ही जाएंगे। और ये सुनकर तो सिया अपनी नम आंखों से वृंदा को देखकर बोलती है कि आंटी, मैं नहीं रहना चाहती हूँ इस रिश्ते में, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करवा दीजिए प्लीज़। मैं इनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। संकल्प ने अभी सिया की तरफ देखकर कहा कि अब कह रहा हूँ ना कि आज़ाद करवा दूंगा, तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो तुम यार? जब देखो बस अपने आंसू बहाती रहती हो, आंसू क्या बस टंकी बहाती रहती हो। कल रात से लेकर अब तक इतने आंसू बहा दिए होंगे तुमने, लगता है गार्डन में जो कीचड़ था ना इसके आंसुओं की वजह से ही था, सारा तुमने गार्डन भिगो दिया है रो रो कर। संकल्प की बात सुनकर वृंदा को तो एकदम से हंसी आने ही वाली थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती है और फिर संकल्प ने वृंदा की तरफ देखते हुए कहा कि ताई प्लीज कुछ भी करके हमारा डाइवोर्स जल्द से जल्द करवा दो, मैं भी ना अब इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे बस की नहीं है अब ऐसे रिलेशन में रहना। सिया भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी। कल रात संकल्प जिस तरीके से घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, उस
उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था और फिर आज ऐसे नखरे कर रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे वो कभी भी सिया को नहीं छोड़ेगा, वो उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन आज जिस हिसाब से सिया के साथ वो रूड बिहेव कर रहा था, सिया का दिल भी और ज़्यादा टूटा जा रहा था। टूटा हुआ दिल उसका और भी ज़्यादा चकनाचूर हो गया था। वृंदा ने अभी सिया को समझाते हुए प्यार से कहा कि सिया, मेरी बात को प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और फिर अब इस गलती को हम सही भी कर रहे हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं समझ रही हो बेटा? लेकिन तुम्हें तो अब कम से कम 6 महीने तो संकल्प के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर तुम 6 महीने तक संकल्प के साथ रहने के बाद भी डाइवोर्स की मांग करती हो तो तुम्हारा डाइवोर्स ठीक से हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी, मगर उससे पहले तुम्हारा और संकल्प का डाइवोर्स नहीं हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर तुम अभी केस कर दोगी ना तो पता नहीं केस कब तक चलेगा और कब तक इसका रिजल्ट आएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी तुम्हारा डाइवोर्स होगा भी या फिर नहीं होगा। इसीलिए कह रही हूँ, अभी तो तुम्हें 6 महीने इसके साथ रहना ही पड़ेगा। अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हो तो फिर मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद ही तुम्हारा डाइवोर्स संकल्प के साथ करवाऊंगी, लेकिन 6 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो सिया भी अब बहुत ज़्यादा मासूम थी। वृंदा और संकल्प की बातों में एकदम से आ गई थी। वो कुछ भी नहीं बोलती है, उससे पहले ही संकल्प फिर से बोल पड़ता है कि मैं 6 महीने वेट नहीं कर सकता हूँ ताई जी, कुछ भी करके बस जल्दी से इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए, जल्दी से जल्दी डाइवोर्स करवा दीजिए। मेरी पूरी फैमिली इसके हाथ पैर जोड़ रही है और फिर इसे है कि बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल भी तरस नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। बड़े पापा जो हमसे बिना थप्पड़ मारे बात तक नहीं करते हैं, इससे इतना प्यार से बोल रहे थे और फिर ये है कि बड़े पापा की बात भी नहीं मानती है, सबके सामने ऐसे नखरे दिखा रही थी। मेरी फैमिली की कोई इंसल्ट करे मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो सिया ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर भरे हुए गले से बोलती है कि मैंने बड़े पापा की इंसल्ट नहीं करी थी, समझे आप? संकल्प बोलता है कि बड़ों की बात ना मानना भी इंसल्ट करना ही होता है, समझी तुम? तो सिया भी अपनी मासूमियत के चलते फिर से बोलती है कि फिर तो तुम अपने घर वालों की हर रोज ही इंसल्ट करते हो, हर रोज अपने बड़ों की इंसल्ट करते हो तुम, समझे? तो संकल्प ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा कि अच्छा, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं करता हूँ। और फिर अगले ही पल संकल्प ने भी अपना मुंह पर हाथ रख लिया और फिर उसने क्या बोल दिया फ्लो में उसे भी समझ में आ गया था। संकल्प भी अपनी बातों को ठीक करते हुए बोलता है कि अरे, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने मम्मी पापा को इंसल्ट नहीं करता हूँ, लेकिन तुम तो करती हो ना, तुम तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हो मेरे मम्मी पापा की। आपको पता है ताई जी, ये घर से जा रही थी तो मेरा पूरा परिवार इसे रोकने के लिए गार्डन में चला गया, बार बार सब इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसे रोक रहे थे, लेकिन इसे देखो, इसने किसी की भी बात नहीं मानी, बस अपनी ही मनमानी किए जा रही थी। बस बहुत हो गया है, मुझे तो अब डाइवोर्स चाहिए। तो वृंदा ने भी इस बार संकल्प को देखकर थोड़ा सा गुस्से में कहा कि तो फिर मैंने कह तो दिया है ना कि 1 हफ्ते में डाइवोर्स पेपर बनवा कर तैयार हो जाएंगे और फिर उसके बाद मैं जल्द से जल्द तुम दोनों का डाइवोर्स कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तो 1 हफ्ते कम से कम तुम दोनों को वेट करना ही पड़ेगा। तब तक सिया, तुम्हें संकल्प के साथ एक कमरे में रहना ही पड़ेगा। सिया इस बार थोड़ा सा गुस्से से खड़ी होकर संकल्प की तरफ देखकर बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ एक कमरे में। तो वृंदा ने भी अब सिया की तरफ देखा और उसे समझाते हुए कहा कि देखो प्लीज सिया, समझाने की कोशिश तो तुम करो एक बार प्लीज। अगर तुम संकल्प के साथ एक कमरे में नहीं रहोगी तो फिर मैं किस बेस पर तुम दोनों का केस लड़ूंगी? मैं नहीं लड़ पाऊंगी फिर तुम दोनों का केस। मैं क्या कहूंगी जज साहब के सामने कि आप दोनों डाइवोर्स के लिए क्यों लड़ रहे हो, क्यों डाइवोर्स चाहते हो आप दोनों? मुझे कुछ रीजन तो चाहिए ही होगा ना। देखो तुम प्लीज अच्छे से जानती हो और फिर मैं भी जानती हूँ कि 1 नंबर का गंदा इंसान है ये, किसी लड़की से ठीक से बिहेव करना इसे आता ही नहीं है। और फिर अगर तुम इसके साथ रहोगी तो इसकी उल्टी सीधी हरकतों को भी नोटिस करोगी और फिर तुम मुझे सारी चीज़ें बता सकती हो। जो जो चीज़ें तुम मुझे बताओगी ना, उसी बेस पर तो मैं इस केस को लड़ूंगी, फिर मैं इसी बेस पर इस केस को लड़कर तुम्हें इससे डाइवोर्स दिला दूंगी। कोशिश करूंगी कि 2-3 महीने में ही तुम्हें डाइवोर्स दिलवा दूं इसके साथ। तो वृंदा ने भी सिया को उसके भोलेपन के चलते अपनी सारी बातों में फंसा लिया था और उसे मना लिया था और फिर सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। अगले ही पल संकल्प भी खड़ा होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि ताई 2-3 महीने नहीं, जितनी जल्दी हो सके। अरे मैं तो कहता हूँ कि अगले महीने में ही मेरा डाइवोर्स करा दो इसके साथ, मैं खुद नहीं रहना चाहता हूँ। वृंदा ने गुस्से में संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर मन ही मन बोलती है कि यार इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करता है ये लड़का ना किसी दिन नील के हाथ पे चढ़ गया तो फिर बहुत ज़्यादा पिटेगा, हाथ पैर तोड़वा लेगा। वृंदा बोलती है कि बस बहुत हो गया है, मैंने कह दिया है ना, तो फिर जल्द से जल्द तुम दोनों का डाइवोर्स कराने की अब कोशिश करूंगी। अब मेरा सिर बिल्कुल भी मत खाओ। खैर छोड़ो, तुम पहली बार मेरे घर पर आई हो ना, तो फिर कुछ खाओगी
होगी उसके बाद ही जाओगी। तो सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर खड़ी हो गई। तो संकल्प भी खड़ा हुआ और फिर सिया के पीछे खड़े होकर वृंदा को इशारे में बोलता है कि प्लीज इसे कुछ खिला दो, प्लीज इसे कुछ खिला दो। तो वृंदा ने भी अब सिया को देखकर कहा कि सिया ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना बेटा, मैं कह रही हूँ ना तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी, तो तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? चलो चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बातें करते हैं। इतना कहकर वृंदा अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर सिया को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। सिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रेशर से गुजर रही थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। वो ठीक से ना डिसीजन ले पा रही थी और ना ही अपने दर्द से बाहर आ पा रही थी। उसका तो दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। इस वक्त अगर कोई सिया को अजय के बारे में सच बता देता तो शायद वो सच को समझ भी नहीं पाती, उसे तो यकीन भी नहीं होता। सच को समझने के लिए भी सिया का दिमाग अभी ठंडा होना चाहिए था, उसके पास तो जैसे दिमाग था ही नहीं। तो वृंदा भी सिया को लेकर सीधा डाइनिंग एरिया में आ जाती है और फिर दिया जो कि अभी किचन में काम कर रही थी उसे आवाज लगाकर बोलती है कि दिया दिया सिया के लिए कुछ खाने को लेकर आओ जल्दी से जल्दी। तो दिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर आवाज लगाते हुए बोलती है कि जी माँ अभी लेकर आती हूँ। और फिर वो किचन में से सिया के लिए खाना बनाने लगती है। सिया भी अब कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से बैठी रही। संकल्प भी एक अंगड़ाई तोड़कर किचन में चला गया और फिर दिया के कंधे पर हाथ मारकर बोलता है कि गुड मॉर्निंग भाभी। तो दिया ने भी अब संकल्प की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा कि ऐसे कौन शादी करता है यार जैसे तुम करे हो। तो संकल्प भी उछल कर अब स्लैब पर बैठ गया और फिर बोलता है कि मैं करता हूँ और कौन करता है, कैसी लगी मेरी अनोखी सी शादी। तो दिया भी अब पराठे बनाते हुए बोलती है कि तुम सारे भाई ऐसे ही शादी करते हो क्या? मेरी शादी भी ऐसे ही करा दी तुम लोगों ने और अपनी शादी भी ऐसे ही कर ली। और अंशिका की शादी में भी पुलिस आ गई थी। कोई भी शादी एक ऐसी नहीं है जो ढंग से हुई हो। प्रताप हाउस में सबकी शादी ऐसे ही होती है क्या? संकल्प ने भी अब तवे पर रखा हुआ पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रखा और फिर एक छोटा सा बाइट फूंक मारकर खाते हुए बोलता है कि जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था ना तो रुद्र पापा की शादी ही बिल्कुल ठीक तरीके से हुई थी, मगर बाकी सबकी शादी तो बस ऐसे ही हुई है, इसीलिए हम सब भाइयों की भी शादी ऐसे ही हुई है। खैर वो सबको छोड़ो, मुझे कुछ टिप्स दे दो ना, मैं कैसे मनाऊं अपनी इस पागल सी बीवी को। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, कैसे शांत करूं इसके गुस्से को। दिया ने भी तवे पर रखा हुआ पराठे पर घी लगाते हुए कहा कि संकल्प तुम्हें टिप्स की जरूरत है, कैसी बातें कर रहे हो? फिर तो ना इस दुनिया की हर आशिक को टिप्स की जरूरत पड़ जाएगी अगर तुम्हें पड़ गई। तो संकल्प के चेहरे पर भी एक गर्व भरी मुस्कान आ गई थी और बहुत ही ज्यादा खुद को प्राउड फील करने लगता है। फिर वो बोलता है कि तुम और मैं इतने बातें भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो यार, सच में बहुत अच्छे से जान गई हो तुम मुझे। दिया बोलती है कि तुम्हें नहीं जानती हूँ लेकिन दक्ष को तो जानती ही हूँ ना। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं और दक्ष बात कर रहे हो और फिर तुम्हारा जिक्र ना हुआ हो बीच में। तुम्हारा जिक्र हर रोज होता है हमारे घर पर, सबके दिल में जगह बना कर रखी है तुमने। तो संकल्प ने भी अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे और फिर थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है कि बस करो ना भाभी प्लीज, कहीं मेरा दिल सिया से हटकर तुम पर ही ना आ जाए। कैसी बातें कर रही हो आप? वैसे भी अगर मुझे तुम पहले मिल जाती ना तो फिर शायद सिया मेरी लाइफ में नहीं होती, मैं तुमसे ही शादी कर लेता। तो संकल्प की ऐसी बातें सुनकर तो दिया को भी बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी और फिर उसने भी बेलन उठाया और फिर संकल्प की बाजू पर हल्का सा मारते हुए बोलती है कि आज ही दक्ष को बताऊंगी कि मेरे साथ कैसी बातें करके गया है तू। उनका प्यारा दोस्त संकल्प इतनी ज्यादा मजाक करता है अपनी ही भाभी के साथ। अचानक ही संकल्प ने भी अपना हाथ उठाकर बोलता है कि अरे नहीं नहीं दिया, प्लीज प्लीज दक्ष को तो कुछ भी मत बताना, उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो तो सच में मुझे उठाकर पटक देगा, सच में तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेगा और फिर मुझसे मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है वो, तभी तो सारी दुनिया से लड़ने के बाद भी तुम्हारे तैयार हो गया है शादी करने के लिए। कितनी मुश्किल से हमने नकली बारात का अरेंजमेंट किया था, याद है ना तुम्हें? लेकिन आखिरी में सब कुछ गड़बड़ हो गया था यार। पर चलो जो भी हुआ था, तुम शेखावत फैमिली की बहू तो बन गई, तुम दोनों की शादी तो हो गई कम से कम। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, बस हमें तो बस यही चाहिए कि हमारा भाई हमेशा खुश रहे। दिया ने भी एक प्लेट जिसमें भी पराठा और दही रखी थी वो संकल्प की ओर बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि अच्छा ठीक है जाइए, अब अपनी अर्धांगिनी को खाना खिला दीजिए, उसे भूख लगी होगी। संकल्प ने भी अब प्लेट ले ली और फिर दिया की ओर देखकर मुस्कुरा कर प्यार से कहा कि घी है या फिर मक्खन हो तो मुझे वो भी दे दो। तो दिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर एक छोटा सा डब्बा संकल्प की ओर बढ़ा दिया और फिर संकल्प ने भी मुस्कुरा कर उसमें से एक चम्मच निकाली और फिर घी में डालकर एक चम्मच घी निकाला और पराठे पर रखते हुए बोलता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है ना, इसे थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा।
पड़ेगा, जब ये खाएगी तभी ही तुम मोटी होगी। इतना कहकर वो सीधा प्लेट लेकर बाहर चला जाता है और फिर दिया उसे मुस्कुराता हुआ जाता हुआ देख रही थी। दिया को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। संकल्प ने भी प्लेट सिया के सामने रखते हुए कहा कि लो इसे खा लो और जल्दी खाओ, और फिर हमें घर भी तो चलना है, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे हमारे डाइवोर्स का। वृंदा ने भी सिया के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा कि सिया, मैं कह रही हूँ ना, तुम मुझ पर थोड़ा सा तो यकीन करो, तुम प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा डाइवोर्स करवा दूंगी। तुम पहले खाना खा लो, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है तुम्हारे अंदर। सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर डेढ़ पराठा खाया और फिर वृंदा की ओर देखकर प्यार से बोलती है कि बस बस आंटी, मेरा पेट भर गया। तो वृंदा ने कहा कि बेटा, आधा पराठा ही तो बचा है, प्लीज इसे भी खा लो ना, अब इसे कौन खाएगा, इसे भी खा लो। सिया बोलती है कि नहीं आंटी, सच में बिल्कुल पेट भर गया है, अब बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। सिया ने भी जवाब दिया। तो संकल्प ने भी आधा पराठा उठाया और फिर उसे रोल किया और फिर एक बाइट लेकर बोलता है कि तो ठीक है, घर चले क्या, अब भूख तो मुझे भी लगी है। सिया चुपचाप से डाइनिंग टेबल से उठ जाती है और फिर संकल्प ने एक नज़र वृंदा की ओर देखा और फिर आंख मटका कर वहां से चला जाता है। पीछे पीछे सिया भी चली जाती है। इधर दूसरी तरफ अजय गाड़ी में आराम से सो रहा था और रोहन जो कि ड्राइव कर रहा था। अजय तो 3 दिन से आराम से सोया भी नहीं था, उसे तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, इसीलिए गाड़ी में बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई थी। और फिर रोहन, उसने भी अजय से वादा कर लिया था कि वो अजय की हेल्प जरूर करेगा, इसीलिए वो ड्राइव कर रहा था। चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। अजय अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। अजय ने अपने और ज्योति के बारे में अपनी माँ शीतल को सब कुछ बता दिया था। अजय के पापा अभी इंडिया में नहीं थे, इसीलिए शीतल ने उसे कहा था कि जब वो इंडिया वापस आ जाएंगे तो फिर अजय की फैमिली उस ज्योति की फैमिली से जरूर मिलेंगे और फिर ज्योति को अपने घर की बहू जरूर बनाएंगे। अजय अपने और ज्योति के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अजय अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी ज्योति पर ही था। अजय बहुत ही ज्यादा प्यार करता था ज्योति पर। उस टाइम पर कुछ ही दिनों में उन दोनों का रिश्ता एकदम से तय हो जाता और फिर तभी विक्रांत अपने कुछ गुंडों के साथ हॉकी लेकर अजय के ऑफिस में घुस गया और फिर उसने वहां पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। अजय तो अपने कैबिन में आराम से बैठा हुआ ज्योति के ख्यालों में डूबा हुआ था, उसे तो खबर भी नहीं लगी कि उसकी कंपनी में अभी क्या हो रहा है। और फिर आखिर में विक्रांत अपने दोस्तों के साथ अजय के कैबिन में आकर घुस जाता है और फिर उसने देखते ही देखते अजय के कैबिन के सारे सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, पूरे कैबिन में तोड़ फाड़ मचाना शुरू कर दिया था। और फिर अजय ने पहले तो हैरानी से विक्रांत की तरफ देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर अगले ही पल उसने विक्रांत की बाजू को गुस्से से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर गुस्से में देखकर कहा कि ये क्या गुंडागर्दी है, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे कैबिन में आकर, तुम मेरे ऑफिस में आकर ये सब क्या कर रहे हो, क्यों तोड़ फोड़ मचा रहे हो, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, कौन हो तुम, और फिर ऐसे मेरे ऑफिस में कैसे घुस गए आकर, क्या दुश्मनी क्या है तुम्हारी मुझसे। विक्रांत ने भी अब अजय के कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए गुस्से से कहा कि शर्म नहीं आती है तुझे, दूसरे की बीवी पर ऐसे डोरे डालते हुए, कैसा इंसान है तू, इतना बड़ा बिजनेस संभालता है और फिर दूसरे की बीवी को ऐसे डोरे डाल रहा है। ये सुनकर तो अजय को बहुत ही ज्यादा हैरानी हो गई थी। अजय ने काफी ज्यादा गुस्से में कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं क्यों किसी की बीवी पर नजर रखूंगा। विक्रांत बोलता है कि ज्योति मेरी बीवी है और तुम्हें सारी दुनिया में बस मेरी ही बीवी मिली थी नजर डालने के लिए। ये सुनकर तो अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उस तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ज्योति पहले से ही शादीशुदा हो सकती है, क्योंकि ज्योति ने आज तक कभी भी ऐसा कुछ भी उसे नहीं बताया था, ना ही अजय को इस बारे में कुछ पता था। अजय ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ज्योति शादीशुदा नहीं है, समझे तुम। विक्रांत ने अपनी जेब में से कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर अजय के मुंह पर मारते हुए गुस्से से कहा कि ये देखो मेरी और ज्योति की शादी हो चुकी है, हम दोनों शादीशुदा हैं, ज्योति मेरी पत्नी है, ज्योति को मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो तुम्हारे साथ गुलछड़े उड़ाती है, तुम्हारे साथ घूमती है, क्योंकि वो लालची है, उसे पैसा चाहिए। लेकिन कमाल की औरत है यार, उसने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे साथ रंगललिया मना रही है, वो तुम्हारे साथ ऐश काट रही है, मजा काट रही है। उन फोटोग्राफ्स को देखकर अजय की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने जमीन पर पड़ी हुई उन फोटोग्राफ्स को देखा जो कि शादी के मंडप में लगी हुई थी और फिर उन फोटोग्राफ्स में ज्योति और विक्रांत दोनों ही थे। अजय ने एक फोटोग्राफ उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी
से फैली की फैली रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिल तो अब जोरों से धड़कने लगा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है या फिर झूठ। उसने विक्रांत की ओर देखकर नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी ज्योति नहीं है, ये मेरी ज्योति हो ही नहीं सकती। विक्रांत बोलता है कि तुम्हारी ज्योति और मेरी ज्योति एक ही ज्योति है, समझा तू? एक बात कान खोल कर सुन ले तू, अगली बार तुम ज्योति के आसपास भी भटके ना तो फिर आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारे ऑफिस में ही तोड़ फोड़ करी है, तुम्हें तोड़ने में जाता वक्त नहीं लगाऊंगा मैं, समझे? तुम मेरी बीवी से दूर रहना, आज के बाद मुझे उसके साथ दिखाई भी मत देना। उसने मुझे अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया है और जब तक वो मुझे डाइवोर्स नहीं देती तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। अभी भी ज्योति मेरी ही बीवी है और फिर अगर तुम किसी भी पुलिस केस में फंसना नहीं चाहते हो तो चुपचाप से इस लड़की से किनारा कर लो, इस लड़की की तरफ देखना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर उसने अजय को जोर से झटक दिया और फिर वो वहां से चला जाता है। बाहर आते ही विक्रांत ने एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर अपने साथ आए हुए लड़कों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब कुछ भी हो जाए अजय को ज्योति से मिलने मत देना, वो अगर उसके आसपास भी भटक जाए ना तो फिर इसकी टांगे तोड़ देना। एक और शॉट और फिर ज्योति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, कोई भी नहीं ज्योति को मुझसे दूर कर सकता है, तो इसमें क्या औकात है। तो विक्रांत भी आकर अब सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके अपने पास बुलाया और तभी एक लड़की आकर विक्रांत की गाड़ी में बैठ जाती है। विक्रांत ने उस लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और सबसे पहले उसे किस कर लिया। उस लड़की ने भी विक्रांत के सीने पर थोड़ा सा धक्का देकर उसे खुद से दूर करके कहा कि काम बताओ काम, ये सब करने का टाइम नहीं है मेरे पास और ये सब कुछ करने के लिए नहीं आई हूँ मैं तुम्हारे साथ, समझे? तुम मुझे काम बताओ और पैसे दो। विक्रांत बोलता है कि तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जाने मन, कि तुम सीधा काम की बात करती हो, कोई भी आलतू फालतू बातें तुम्हें पसंद नहीं है। तो ठीक है चलो तुम्हें पहले काम बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। इतना कहकर विक्रांत ने उस लड़की को बहुत ही कुछ समझा दिया था। वो लड़की भी थोड़ा सा ऊँट टेढ़े करके बोलती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि अजय और ज्योति का ब्रेकअप हो जाए, यही चाहते हो ना? तो विक्रांत ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो लड़की भी थोड़ा सा अकड़ के साथ बोलती है कि ठीक है जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन मुझे ना इस काम के लिए 50,000 रुपए चाहिए, एक भी रुपए कम नहीं चाहिए मुझे, समझे तुम? विक्रांत ने उस लड़की के बालों को पकड़ कर उसे थोड़ा सा खुद के करीब किया और फिर थोड़ा अकड़ के साथ बोलता है कि पैसे तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, लेकिन पूरा काम हो जाने चाहिए, तब मिलेगा तुम्हें पैसा, जब मेरा पूरा काम करके दोगी मुझे और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म और मेरा खेल शुरू। इतना कहकर विक्रांत ने भी अपना गाल उस लड़की के गाल पर रगड़ दिया और फिर उस लड़की के चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। तो वहीं ज्योति जो कि अपने घर में थी, ज्योति के माँ बाप और छोटा भाई लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। ज्योति हिम्मत कर रही थी अपने माँ बाप को अजय के बारे में सब कुछ बताने की, बस वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि उसके मम्मी पापा कुछ गलत रिएक्ट ना करते। फिर भी उसकी हिम्मत अभी उसे जवाब दे रही थी। वो बार बार कोशिश करती अपनी माँ को सब चीज़ बताने की, मगर बार बार उसका दिल उसे रोक ले रहा था। मन ही मन वो खुद से बोलती है कि अजय तुम आ जाओ ना प्लीज़, तुम ही बता दो, मैं कैसे बताऊँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी, मैं कैसे बताऊँ घर में सबको तुम्हारे बारे में। और फिर अगले ही पल ज्योति ने गहरी सांस ली और फिर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। उसकी माँ ने कहा कि आज पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें, ऐसे तो रोज पढ़ती रहती हो बेटा। तो ज्योति ने भी अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो ज्योति की माँ बोलती हैं कि हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें। तो ज्योति अभी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। ज्योति ने अपनी माँ को देखा और कहा कि माँ मैं अभी आई, फ़ोन उठाकर आती हूँ। इतना कहकर वो अब सीधा अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर उसने अपने फ़ोन को रिसीव करके कहा कि हेलो। और फिर सामने से उस लड़के की आवाज़ आती है कि जिसे विक्रांत ने भी हायर किया था। ज्योति ने फिर से कहा कि हेलो कौन बोल रहा है। तो जिस लड़की को भी हायर किया था वो लड़की बोलती है कि मैं बोल रही हूँ नताशा, नताशा नाम है मेरा। तो ज्योति ने अभी फिर से पूछा कि कौन नताशा, मैं किसी भी नताशा को नहीं जानती हो, ये लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। नताशा फिर से बोलती है कि नहीं मैंने बिल्कुल सही नंबर लगाया है, मुझे तुमसे ही बात करनी है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और बहुत ही करीब से देखा है मैंने तुम्हें, तुम अजय को डेट कर रही हो ना। और ये सुनकर तो ज्योति थोड़ा सा हैरान होकर बोलती है कि हाँ मैं और अजीज बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के होने वाले हैं। ये सुनते ही नताशा झूठ मूठ कर रोते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे और अजय के बीच में नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, लेकिन मेरे साथ अजय ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। शादी करने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर मिलो, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ दिखाना है। मेरी ज़िंदगी तो अजय ने पहले से ही ख़राब कर दी है, उसने मुझे धोखा दिया है। कम से कम तुम तो अजय के चुंगल से निकल जाओ, कम से कम तुम तो अपनी ज़िंदगी बचा लो, अभी तुम्हारे साथ
कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो ज्योति के पैरों तले तो एकदम से जमीन खिसक गई थी और मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे नताशा की बातों पर यकीन नहीं आया, इसीलिए वो गुस्से में बोलती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, फोन रखो और दोबारा से मेरे पास फोन मत करना। नताशा बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें ये सब कुछ बकवास ही लगेगा, इसीलिए कह रही हूँ कि एक बार आकर मुझसे मिल लो, मैं यहीं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ी हूँ। तो ज्योति ने भी अब फोन कट किया और फिर तेज कदमों के साथ अपने घर से बाहर निकलकर सीधा अपने घर के बाहर आ जाती है, जहाँ पर एक छोटा सा गार्डन था और फिर उस गार्डन में नताशा खड़ी हुई थी, जो जानबूझकर अपने आंखों में आंसू टपका रही थी। ज्योति सीधा गई और फिर उसने नताशा की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोलती है कि क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, ये क्या बोले जा रही हो तुम मेरे अजय के बारे में, कोई हक नहीं बनता है तुम्हें उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का, थोड़ी भी सेंस है भी तुम्हारे अंदर या फिर नहीं। मैं अजय से शादी करने वाली हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर तुम्हें लगता है कि तुम आकर मुझे अजय के खिलाफ भड़काओगी या फिर कुछ भी भूलोगी तो मैं उसे भूल जाऊंगी। मैं अजय के बारे में एक भी गलत शब्द तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहती हूँ। तो नताशा भी अब पूरी प्रिपरेशन के साथ आई थी, उसने भी ज्योति का हाथ झटकते हुए कहा कि मुझे ना तो तुम्हारी लाइफ से कुछ लेना देना है और ना ही अजय की लाइफ से कुछ लेना देना है, मुझे तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अजय को जितना शरीफ समझती हो ना, वो उतना शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। तुमसे भी पहले ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हम बिस्तर पर हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करा है उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ, उनमें से एक लड़की मैं भी हूँ और तो और मेरा तो एक बेटा भी है, यकीन नहीं आता है। तो इतना कहकर नताशा ने अपनी जेब में से फ़ोन निकाला और फिर एक 8-9 महीने के बच्चे की फ़ोटो दिखाते हुए कहा कि ये देखो ये है मेरा और अजय का बेटा, मैं सिंगल मदर हूँ, अजय के धोखे की वजह से मैं बिल्कुल टूट गई हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अजय ने ख़राब कर दी है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर मेरा दिल एकदम से पिघल गया था, मुझसे भी अब अबॉर्शन नहीं हुआ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को अपने ही कोख में मार दूँ, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाने की सोच ली थी और फिर मैं अब इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। जब मुझे पता चला कि अजय ने मेरी जैसी एक और लड़की को अपने चुंगल में फंसा लिया है और फिर उसके साथ शादी करने का नाटक कर रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें आकर ये सब कुछ बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें सब कुछ अब सच सच बता दिया है, अजय दिखता कुछ और है और फिर अंदर से वो कुछ और है, वरना तो तुम खुद ही सोचो, ओबरॉय इंडस्ट्रीज का एक लौता वारिस तुम जैसी लड़की के आगे पीछे क्यों घूमेगा, उसे क्या प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें, वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है और तुम जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, अब तुम जैसी लड़की को प्यार वो क्यों करेगा। मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम ही सोचो कि जबकि उसके पास तो ना जाने कितने बड़े बड़े रईस लोग अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पीछे पड़े रहते हैं। मैं तुमसे ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि तुम अजय से शादी मत करो, अजय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मगर वो और किसी के लिए और मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये ज़रूर सोच लेना कि क्या सच में अजय तुमसे शादी करेगा, क्या वो सच में तुमसे प्यार करता भी है या फिर नहीं, क्या वो शादी तक बात लेकर जाएगा भी या फिर नहीं लेकर जाएगा, वो शादी तक बात है। ये शादी के सपने वो सब कुछ बस ऐसे ही दिखाता है, लेकिन शादी करता किसी के साथ भी नहीं है, वो ऐसे ही सबसे कह देता है कि मैं शादी करूंगा और फिर उसके साथ बच्चा प्लान करके छोड़ देता है। अब तुम जानो और अजय, मेरा काम यहीं पर था तुम्हें बस सच बताना और फिर मैंने तुम्हें अब सच बता दिया है। नताशा ने एक नज़र ज्योति को ऊपर से नीचे तक देखा, जो आंखों में पानी लिए हैरानी से नताशा को देख रही थी और फिर सिवाय रोने के उसके पास अभी कुछ भी नहीं था। उसे नताशा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन नताशा जिस कॉन्फिडेंट के साथ उसके सामने बोल रही थी ज्योति को सच भी लग रहा था। नताशा तो वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते एकदम से रुकी और फिर वापस आई और फिर ज्योति को अपने फ़ोन में अपनी और अजय की फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है कि ये देखो 2 साल डेट किया है मुझे अजय ने और फिर उसके बाद मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया है, जबकि मैं माँ बनने वाली थी और फिर वो ये बात अच्छे से जानता भी था। उसके बाद भी उसने मेरे बेटे को अपनाया नहीं और फिर मुझे अब उम्मीद भी नहीं है उसे कि वो अब मुझे और मेरे बेटे को अपनाएगा, ना ही अब मैं अब पलट कर अजय की तरफ देखूंगी। मुझे कोई भी लेना देना नहीं है अजय से, तुम अभी यहाँ पर यंग हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी आगे के लिए, जो भी फैसला लोगी ना सोच समझ कर ही लेना। इतना कहकर नताशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो ज्योति के घर के 1 किलोमीटर आगे गई, उसके सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं विक्रांत था। विक्रांत ने गाड़ी का गेट ओपन किया और नताशा उसमें आकर बैठ गई। विक्रांत ने नताशा के हाथों में 1 लाख रुपए रखे और बोलता है कि गुड जॉब, यकीन नहीं आता है कि तुमने अपनी एक्टिंग के चलते ज्योति को यकीन भी दिलवा दिया, तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना तो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा यार। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या अजय और ज्योति के रिश्ते को फिर
से मिलेगा एक मौका, क्या अजय सारी चीज़ें जान पाएगा, क्या होगा आगे इस कहानी में, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस एपिसोड के नेक्स्ट भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।